हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले पाठ का परिचय आपको दे देती हूँ। पाठ जो है ये पाठ जो है बस की यात्रा का, ये एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार पुराने और ख़राब हालत के प्राइवेट बस मालिक कैसी कैसी खटारा बस को चलाते हैं और वे केवल मुनाफा कमाने का काम कमाना ही चाहते हैं। उन्हें यात्रियों के जान माल के बारे में कोई चिंता नहीं होती। इस पाठ का सारांश संक्षेप में बता देती हूँ। लेखक और उसके 4 मित्र ने निश्चय किया कि वे शाम की 4 बजे वाली बस से पन्ना जाएंगे। वहाँ से इसी कंपनी की बस से पन्ना के लिए 1 घंटे बाद बस मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। उनमें उनके 2 मित्रों को काम पर हाजिर होना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा करने के लिए मना कर दिया था और सलाह भी दी थी कि इस बस से यात्रा न की जाए क्योंकि ये बस डाकिन है। और लेकिन वे लोग माने नहीं। लेखक ने देखा कि बस की दशा एकदम खराब और जर्जर है। ऐसा लग रहा था कि मानो 100 साल पुरानी बस है। इसे देखकर ये ज्ञात हो रहा था कि ये चलेगी भी कि नहीं या नहीं। यह बस सिर्फ पूजा के ही योग्य है क्योंकि इसकी दुर्दशा बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे लग रहा था कोई वृद्धा स्त्री है। और उसी बस में उसके बस के एक हिस्सेदार ने बताया कि ये बस अच्छी तरह से चलती है। और उनमें से एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस अनुभवी है और हमें बेटों की तरह अपने गोद में बिठाकर ले जाएगी। कुछ लोग हम 5 लोगों को बस में चढ़ाने आए थे। उनकी मनोस्थिति ऐसी थी कि जैसे वे अंतिम विदाई दे रहे हों। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बस इस बस से जाने के बाद शायद वापस आना मुश्किल है। अब फिर भी है, जैसे भी हो बस चली। ये लोगों ने विदाई दी और अधिकांश लोग उसके जो है बस के शीशे टूटे हुए थे। खिड़कियों के बचे कुचे जो कांच थे वे भी गिरने की कगार पर थे। लेखक डर रहे थे कि कहीं कांच गिरकर उन्हें घायल न कर दे। उन लोगों को लग रहा था कि जैसे इंजन जो है उसके सीट के नीचे है। और उसके पश्चात जैसे ही बस चली तो लेखक को गांधी जी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद आ गई क्योंकि बस में शुरू में बस का कोई भी हिस्सा किसी भी दूसरे हिस्से से मिलकर काम नहीं कर रहा था, ठीक गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भांति। लोगों ने धीरे धीरे उसका साथ दिया और उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को ऐसा लगा कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने के बाद ऐसा लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटके हों। एकाएक बस रुकी। पता चला पेट्रोल की टंकी में छेद हो गई है। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल लेकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। लेखक को अब बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें लग रहा था कि किसी पेड़ से जाकर ये टकरा जाएगी। फिर अचानक बस रुक गई। उसका इंजन खोलकर ठीक किया गया तो बस बहुत धीमी गति से चल रही थी। बस पुलिया पर पहुंची ही थी कि उसका एक टायर फट गया। यूँ तो बस की गति कम थी ही, अब उसकी गति जो है और ख़राब हो गई। ऐसा लगा कि नाले में ये बस जा गिरेगी। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों की
नाजुक हालत जानकर भी हिस्सेदार उस बस पर यात्रा कैसे कर रहा है। इसके बाद काफ़ी देर में एक पुराना घिसा हुआ टायर लगाया गया, तब कहीं जाकर बस चली। अब लेखक ने समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। ये था पाठ का सारांश। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे लेखक किस तरह से उस बस में यात्रा करता है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। पाठ के आरंभ में लेखक जो है ये बताते हैं कि 5 मित्र मिलकर के शाम 4 बजे की बस से चले थे। पन्ना नाम की जगह के लिए चले थे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर में मिलती है। घंटे भर बाद जो है वहाँ से सतना नाम की जगह के लिए बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन, जिससे जाने पर जबलपुर की ट्रेन मिल जाती है। यही सोचकर लेखक और उनके 5 मित्र उस बस से रवाना होने की योजना बनाते हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। वे सोचते हैं कि इस तरह से वे सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। लेखक 5 मित्रों के साथ गया था, जिसमें कि 2 मित्र को, उनमें से 2 लोगों को सुबह अपने काम पर हाजिर होना था। माने हाजिर होना यानी कि मौजूद होना, अपने काम पर उन्हें हाजिर होना था। होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसलिए उनके लिए यही आवश्यक था कि इसी बस से, शाम वाली बस से वे जाएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने ये बताया कि लोग जो है इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं। तो लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, यानी शाम वाली बस से यात्रा करने से कोई डाकुओं का खतरा होता है। तो इस बात पर लोगों ने कहा कि नहीं, यह बस डाकिन है। डाकिन है यानी कि जानलेवा है के अर्थ में दिया गया। डाकिन का अर्थ है डाका डालने वाली या जान लेने वाली। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि बस जो है ठीक नहीं है, ये जानलेवा बस है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक यहाँ व्यंग्यात्मक ढंग से बस का वर्णन कर रहे हैं कि बस ऐसी थी, इतनी वृद्ध, इतनी जर्जर थी, इतनी पुरानी थी कि जैसे लग रहा है कि जैसे कोई वृद्धा हो। जैसे किसी वृद्धा को देखकर एक श्रद्धा का भाव उमड़ आता है मन में, उसी तरह इस बस की जो दुर्दशा थी, इस बस की जो जर्जर हालत थी, उसे देखकर भी लेखक के मन में एक श्रद्धा उमड़ आई। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध, वय मने होता उम्र, वृद्ध मने बूढ़ा, उम्र से बड़ी। वयोवृद्ध का अर्थ है बहुत बूढ़ी। ये बस जो है बहुत बड़ी थी, बहुत बूढ़ी थी, यानी काफ़ी पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों यानी युगों से, माने काफ़ी पुरानी होने के कारण इसके ऊपर कई निशान पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था सदियों के निशान ये लिए हुए हैं। इसमें कई चिन्ह पड़े हुए थे, निशान पड़े हुए थे खरोच अरोच के, तो लग रहा था सदियों के निशान ये लिए पड़े हुए हैं। यह बस पूजा के योग्य थी। लेखक बता रहे कि ये बस इतनी बूढ़ी थी, इतनी पुरानी थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये केवल पूजा की पात्र है, इसे बस पूजा ही रखकर पूजा ही करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी कि वह बस इतनी बुरी हालत में थी कि उस पर सवार होना
मुश्किल है, ऐसा लेखक को लग रहा था। आगे बताते हैं कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप से चलती है वह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? लेखक कहते हैं कि बस के एक हिस्सेदार यानी कि जो उसके मालिक का साझा हिस्सा उस बस में था, तो वो भी इसी बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, लेखक उनसे पूछते हैं कि ये बस चलती भी है? उसकी दशा इतनी दयनीय थी कि उसे देख कर के लेखक उनसे पूछते हैं कि ये बस चलती भी है कि नहीं। अब वे कहते हैं कि चलती क्यों नहीं है जी? वे लेखक किस बात का जवाब देते हैं कि चलेगी क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। हम इस पर लेखक ने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस अपने आप से चलती है या और इसे कोई चलाएगा। जैसे कि गाड़ी पुरानी हो जाती है तो अपने से स्टार्ट नहीं होती, अपने से चलना शुरू नहीं करती, उसे धक्के मारकर लोग चलाते हैं। तो लेखक के भी मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये बस अपने से चलेगी या इसको चलाया जाएगा। तो इस पर जो बस के हिस्सेदार उसमें बैठे हुए थे, उसने जवाब दिया कि ये अपने से ही चलेगी। आगे वे कहते हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलेगी? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक आगे बता रहे हैं कि वे अपने हिस्सेदार की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और अपने मन में सोचे, गजब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलेगी? मतलब इतने पुराने हालत में थी, इतनी जर्जर हो चुकी थी बस, और वो अपने से चलेगी, ऐसी इस बात का उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक जो है वो अपना ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आगा पीछा करने लगे, यानी कि बार बार ये सोचते थे कि जाना चाहिए इस बस से या नहीं। अब ये आगे कहते हैं कि डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। उनके जो डॉक्टर मित्र थे, उन 5 लोगों में एक मित्र थे उनके जो डॉक्टर थे पेशे से, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो। ये बस क्या है? अनुभवी है। अनुभव यानी तजुर्बा, माने उसके पास तजुर्बा है, वह यात्रियों को ले जा चुकी है, इसीलिए उसके पास बहुत अनुभव है, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। क्यों? नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। वे अपने मित्र को आश्वासन देते हैं, यानी लेखक को आश्वासन देते हैं कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ये बस जो है बहुत विश्वसनीय है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। विश्वसनीय माने विश्वास के योग्य, ये बस जो है विश्वास के योग्य है और इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ये बस चलेगी और हमको नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई बसें होती हैं उनसे ये ज़्यादा विश्वसनीय है, विश्वास के योग्य है। और ये जैसे माता हमें प्यार से और हमें गोद में बैठाती है और पूरी सुरक्षा हमारी करती है, ये बस भी इसी तरह से हमें माता की तरह सुरक्षा देगी और हमको हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब लेखक ये बता रहे हैं कि हार मानकर और अपने डॉक्टर मित्र की बात पर विश्वास करके ये जो है उस बस पर बैठ जाते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए, जो इनको बस में पहुंचाने आए थे, विदा करने आए थे, वे जो है बड़े ही दुखी भाव से उन्हें देख रहे थे, विदाई दे रहे थे।
उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था, उनकी आंखें नम थी और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे मन ही मन ये सोच रहे हैं कि इसके बाद शायद मुलाकात ना हो, ये अंतिम विदाई देने आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि कहीं भी कुछ हो सकता था और इसीलिए लोगों का मन दुखी था और वे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अंतिम विदा देने आए हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर। और ऐसा उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा भाव झलक रहा था, जैसे लग रहा था कि जो एक बार पैदा हुआ है वह तो मरेगा अवश्य, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। रंक माने गरीब, राजा हो चाहे गरीब हो, माने अमीर गरीब कोई भी हो, यदि वो उसने जन्म लिया है तो वो मरेगा ज़रूर। तो आदमी को कूच करने के लिए, कूच यानी कि प्रस्थान, इस दुनिया से जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए कोई निमित्त चाहिए। निमित्त यानी कि कारण, निमित्त का अर्थ क्या है? कारण। तो उनकी आँखों को देखकर, उनके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बड़े ही दुखी हैं और उन्हें लग रहा है कि अब जाने के बाद फिर शायद ही मुलाकात हो, अब शायद ये वापस लौट कर आए। और मन ही मन वे एक तरह से अपने मन को समझा रहे थे कि जो आया है उसे जाना ही है एक न एक दिन, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, यानी धनी हो या गरीब हो या फकीर हो, कोई भी हो, उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। ऐसा भाव लेकर के वह लेखक को छोड़ने आए थे बस तक। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इस इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और बचे थे उससे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सारी सीट के नीचे इंजन, हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कह रहे हैं कि इंजन स्टार्ट हो गई, सचमुच स्टार्ट हो गई। मैंने बस का जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे कि हिस्सेदार ने कहा था कि बस चलेगी और अपने से चलेगी, तो उसके कहने के मुताबिक बस चालू हो गई, बस चलना शुरू कर दी। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही मानो इंजन हो, मतलब इतनी ज़ोर आवाज़ हो रही होगी कि ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और बस मानो इतनी ज़ोर आवाज़ कर रही थी, इतनी गर्म हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि लेखक मानो इंजन के अंदर ही बैठे हुए हों। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। लेखक कह रहे हैं कि जो बस की खिड़कियां हैं उसमें जो शीशे लगे हुए थे वे सभी टूट फूट गए थे और बहुत कम शीशे उसमें बचे हुए थे, बहुत कम खिड़कियों में शीशे थे और जो शीशे थे भी उनसे लेखक कह रहे हैं हमें बचना है, यानी टूटी फूटी। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन टूटी खिड़कियों की जो के शीशे हैं वे खुद उन पर न गिर पड़े जिससे कि वे घायल हो जाए। तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि कांच बहुत कम बची थी और जो बची भी थी उसे हमें बचना था, यानी कि हमें लग रहा था कि हम अपना बचाव उससे करें, क्योंकि बस चलने से इतनी तेज हिल रही थी कि उसका बचा कुचा कांच भी अगर उनके ऊपर गिरे तो उससे वे चोटिल हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। अब आगे ये बताते हैं कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। लेखक थोड़ा डरे हुए थे बस की हालत के कारण और वे जो है खिड़की से दूर सरक जाते हैं। सरक जाना यानी कि खिसक जाना। तो लेखक जो है बस से थोड़ी दूर से खिसक जाते हैं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और बस की जो है इंजन वो चल रही थी, परंतु इतनी गर्म हो गई थी और इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी, इतना बस झकझोर, बस इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि वे इंजन पर ही बैठे हैं।
यानी कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, पर यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से इस पुरानी जर्जर बस का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब ये बस इतनी पुरानी थी, इतनी जर्जर थी कि लेखक को ऐसा लगा कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था और जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो निश्चित रूप से ये बस उस समय जवान रही, क्योंकि उसी माहौल में रही, इसीलिए उसकी उसकी सारी बॉडी जो है वो उसी तरह का व्यवहार कर रही है। यहाँ पे जो है बस का मानवीकरण लेखक ने कर दिया है। कह रहे हैं कि इस समय जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो निश्चित रूप से ये बस जवान रही होगी, यानी कम उम्र की रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है और उसने गांधी जी के समय रहकर उनसे ट्रेनिंग ले ली है, उनसे ये शिक्षा ले ली है कि किस तरह से असहयोग आंदोलन करना चाहिए और किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन करना चाहिए। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। लेखक बता रहे हैं कि जो इनका सारा हिस्सा था, बस का जो हर पुर्जा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। माने कोई भी पुर्जा ऐसा नहीं था बस का, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो एक दूसरे से सहयोग का भाव रखे। सब एक दूसरे से असहयोग का भाव रखे हुए थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो बस है वो पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय पूर्वक जो बात न मानने वाली स्थिति है, उस आंदोलन के दौर से गुजर रही है। यानी कि न सीट और बस का तालमेल था, न इंजन और बस से तालमेल था, न मतलब किसी भी पुर्जे से किसी भी पुर्जे का तालमेल नहीं बैठ रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट का बॉडी से बस की जो बॉडी है, बस का जो पूरा हिस्सा है, बस का पूरा जैसे शरीर है, उससे जो है उसके सीट का मतलब सीट उखड़ गई थी, मतलब उसके कवर हट गए थे, छूट गए थे, इस तरह की सीट रही होगी। तो पूरी बॉडी से असहयोग सारे पुर्जे कर रहे थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, मतलब सीट इतनी ढीली हो चुकी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी बॉडी को छोड़कर सीट शायद आगे निकल जाए। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है और कभी ऐसा लगता कि इस बॉडी सीट को छोड़कर आगे भागी जा रही है। माने किसी भी पुर्जे से किसी भी पुर्जे का कोई भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और जब 8-10 मील की यात्रा उन लोगों ने इस बस से तय कर ली, तो ऐसा लग रहा था कि बस में आपस में सामंजस्य हो गया है, तालमेल बैठ गया है और सारा भेदभाव अब मिट चुका है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब लेखक क्योंकि बस पे बैठे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी बस जो है हिल डुल रही थी, इतनी दयनीय दशा में थी, ऐसी उसकी दशा थी कि उन्हें लग रहा था कि सीट पर वे बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है, यानी कि
बस पे बैठने का जो आरामदायक अनुभव है वो अनुभव उनको नहीं हो रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डालती है। अब क्या होता है, बस थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक से बस रुक गई। बस जब रुक गई तो क्या हुआ कि पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है बस के पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गई है। अब लेखक देखता है कि ड्राइवर क्या करता है कि बाल्टी में पेट्रोल निकाल लेता है और उसे बगल में रख लेता है और एक नली से उस इंजन में भेजने लगता है। देखता है कि ड्राइवर जो है नली से पेट्रोल को उस इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। इसके बाद लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी थोड़ी ही दूर चली है तो जैसे बस के इंजन में पेट्रोल टंकी में छेद हो गई और बाहर से उसे पाइप से पेट्रोल डाला जा रहा है। उसी प्रकार से कहीं ऐसा न हो कि बस कंपनी के हिस्सेदार उस इंजन को अपनी गोद में रख लें और नली से पेट्रोल उसे पिलाएं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है शीशी में करके। जैसे एक माँ अपने बच्चे को शीशी में या दूध पिलाती है, ठीक उसी तरह से ऐसा न हो कि हिस्सेदार उस इंजन को अपने गोद में रख लें और उसमें नली से दूध पेट्रोल डालें। ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाई जाएगी। अब लेखक जो है देखते हैं कि बस की जो रफ्तार है वो थोड़ी बढ़ी है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई है। लेखक को अब ऐसा लगने लगा कि मुझे उनके किसी भी हिस्से पे लेखक को बस के किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं रहा। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बस का ब्रेक किसी भी समय फेल हो सकता है, यानी बस स्टीयरिंग टूट सकती है। कोई भी अंग इसका तो सही था नहीं, इसीलिए लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था लेखक को कि कहीं ऐसा ना हो कि बस की स्टीयरिंग फेल हो जाए या बस का ब्रेक फेल हो जाए। और प्रकृति के सारे दृश्य उनको बड़े ही लुभावने लग रहे थे, परंतु वे डर के मारे उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बस जो है किसी से टकरा जाए, किसी वृक्ष से। दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ वृक्ष थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बस के दोनों तरफ जो वृक्ष है कहीं उसी से जाके बस लड़ न जाए। और इसीलिए लेखक जो है प्रकृति को सारे वृक्षों को अपना दुश्मन समझ रहा था। एक पेड़ रास्ते में जब उनके आगे पेड़ आता तो वे उससे डरते और जब डरते डरते वो पेड़ आगे भी निकल जाए तो फिर अब दूसरे पेड़ की प्रतीक्षा रहती और इस तरह से वे इंतज़ार करते रहते। कभी कभी ऐसा लगता जब झील सामने आती तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे बस उसी झील में न गिर जाए और उसमें गोता न लगाए। गोता लगाना यानी कि डूब जाना, तैरना, ना डुबकी लगाना। गोता लगाना यानी कि डुबकी लगाना। तो इस प्रकार से बस की हालत अत्यंत दयनीय थी।
जिसे देखकर लेखक बहुत ही डरे हुए थे। बस की इतनी दयनीय स्थिति को देखकर लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पता नहीं उनकी यात्रा ठीक होगी भी कि नहीं, वे घर पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। और क्योंकि बस की हालत शुरू से ही बस देखकर उनके मन में एक आशंका हो गई थी कि बस इतनी बुरी हालत में है तो उनकी यात्रा पूरी तरह से सफल हो पाएगी कि नहीं। लोगों के कहने पर, आश्वासन देने पे वे बस पे बैठ तो जाते हैं, परंतु जब बस चलना शुरू करती है और धीरे धीरे उसकी दशा को वो देखते हैं तो उनको उनकी जो आशंका है धीरे धीरे वह और प्रबल हो जाती है और उनको अपनी यात्रा जो है कठिन दिखने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा शायद ही पूरी हो और इस प्रकार वे उस प्रकृति के दृश्य का भी आनंद नहीं उठा पाते हैं जो उनके रास्ते में दोनों ओर दिखाई पड़ती है। उनको हरे भरे सुंदर वृक्ष भी लगते हैं दुश्मन, और झील जो है वो भी दुश्मन लगता है, जैसे लगता है उसमें बस गिर न जाए। तो इस प्रकार वे उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।